सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। हालांकि इसी दौरान छत्तीसगढ़ के जांजगीर में एक रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 5 दिन से चल रहा है। 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। एक 10 वर्षीय बालक बोरवेल में फंसा हुआ है जिसका नाम राहुल है। दावा किया जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि वह अभियान सफलता की ओर पहुंच गया है। कुछ ही मिनटों के बाद या कुछ ही समय के बाद शायद राहुल को निकाला जाना संभव हो पाएगा। तो इस कार्यक्रम के दौरान हम उस खबर पर भी निगाह बनाए रखेंगे, लेकिन इन सब के बीच में देश से जुड़े हुए एक बेहद संवेदनशील मसले पर चर्चा के तहत हम बात करेंगे। हमारा आज का विषय है चुनाव, वक्त है बदलाव का। संदर्भ यह है कि भारत के चुनाव आयोग ने देश के कानून मंत्रालय को सुझावों से भरा हुआ एक पत्र सौंपा है, जिसके अंतर्गत चुनाव संबंधी सुधारों के लिए कुछ मांगे की गई हैं, कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं, कुछ सुधार सुझाए गए हैं, जिसके तहत चाहा गया है कि इस देश में जो ये सिलसिला है, एक व्यक्ति 2-2 सीटों से चुनाव लड़ता है, 2 सीटों पे चुनाव जीत जाता है तो 1 सीट से इस्तीफा देता है। नतीजा ये होता है कि चुनाव आयोग को 6 माह के भीतर ही उसी सीट पर एक बार फिर चुनाव कराना पड़ता है। हम सबको पता है कि इस देश में चुनाव एक बेहद खर्चीली प्रक्रिया है, पर इसके बावजूद भी एक व्यक्ति की मन मर्जी कुल मिलाकर देश को करोड़ों रुपए की चपत लगा देती है। लोगों की खून पसीने की कमाई लोगों की इस कदम के चलते पानी की भेंट चढ़ जाती है। इसके अलावा वोटर कार्ड को आईडी कार्ड जो आधार कार्ड है उसके साथ लिंक करने के संदर्भ में भी प्रस्ताव है। जो तमाम कुकरमुत्ते की तरीके से राजनीतिक दल पंजीकरण करा लेते हैं और उसके बाद में धन की आवाजाही का कारण बने रहते हैं, इस पर रोक लगाने के लिए पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। इसके अलावा भी तमाम बातें हैं जो चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को सौंपी हैं, जिसका मकसद इस देश में चुनाव प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाना है। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग के इन प्रस्तावों के संदर्भ में देश की सरकार का क्या रुख रहना चाहिए, राजनीतिक दल क्या नज़रिया रखते हैं, क्या वो मानते हैं वाकई देश को इस प्रकार के सुधारों की जरूरत है। इन सुधारों में एक बड़ा ही संवेदनशील मसला है, वो है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के संदर्भ में। चुनाव आयोग ये महसूस कर रहा है कि ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल भारत की जो विविधतापूर्ण सभ्यता है, संस्कृति है, उसके लिए बड़ा खतरनाक है। ये जनमानस को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। बेहद नाजुक मसला है, तो इस पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और एक समय की जरूरत के इस विषय के संदर्भ में कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संक्षिप्त है लेकिन स्पष्ट है, जो ये कहता है कि बिगिनिंग रिफॉर्म इज बिगिनिंग रिवॉल्यूशन। सुधार प्रारंभ करना, क्रांति प्रारंभ करना है। आर्थर वेलेजली के द्वारा जो ये कहा गया था, ये सुधारों के प्रति आग्रही होने के संदर्भ में था, सुधारों के प्रति हमें खुला होना चाहिए इस संदर्भ में था। और सुधार कुल मिलाकर क्रांतिकारी बदलाव लाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बताने के संदर्भ में था। तो चुनाव आयोग के नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा सुझाए गए सुझाव राजीव कुमार जी के द्वारा, उनको इसी दृष्टि से देखा जाए या किसी और दृष्टि से, यह हमारे विचार के केंद्र में होना चाहिए। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ देश के बड़े ही प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी रहे, पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है, निष्पक्ष और निर्भीक राय रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और 2 देश के प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हरियाणा से जवाहर यादव जी हैं, तो मध्य प्रदेश से राकेश चौधरी जी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं ओपी रावत जी से ही करना चाहता हूँ। ओपी रावत जी से ये समझना चाहता हूँ, देश में जब से चुनाव आयोग नाम की संस्था अस्तित्व में आई, समय समय पर अपने सुझाव देती है, उन सुझावों पर सरकार कभी ध्यान देती है, कभी ध्यान नहीं देती है। पहले कोई व्यक्ति 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ लेता था। इस देश के कई बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने एक साथ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। सबसे बड़ा नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के संदर्भ में, जिन्होंने 32 साल की उम्र में 1957 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि वह 2 सीटों पर चुनाव हार गए, 1 सीट पर चुनाव जीते, इसलिए संकट नहीं आया। पर ऐसा बहुत उदाहरण मौजूद हैं रावत साहब, जब लोग 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, 1 सीट छोड़ देते हैं और फिर से आप लोगों को वहां पर चुनाव कराना पड़ता है। 3 से 2 का फैसला तो हो गया था 1996 में। अब चुनाव आयोग महसूस करता है कि इसे 1 सीट के संदर्भ में रिस्ट्रिक्ट किया है, एक आदमी 1 सीट से चुनाव लड़े। आपका नजरिया क्या ये लोगों के संदर्भ में सही है, या कुछ देश का पैसा बचाने के लिए लोगों के मूलभूत अधिकार के ऊपर अतिक्रमण करने की कोशिश है? किस विचार के साथ हैं आप?
ये आपने सही बताया कि 96 तक तो 2 से भी ज़्यादा सीटों पर लोग खड़े हो सकते थे जी। 2004 में इलेक्शन कमीशन ने पहली बार ये प्रस्ताव रखा था कि एक सीट से ज़्यादा पर अंकुश लगाया जाए, एक सीट से ज़्यादा पर कोई खड़ा ना हो सके, और लगातार उस सुझाव को इलेक्शन कमीशन कानून मंत्रालय को भेजता रहा है। उसमें उन्होंने 2 विकल्प भी दिए थे पहले कि या तो ये किया जाए कि अगर वो दोनों पे जीतता है और रिजाइन करता है एक सीट से तो उसके बाई इलेक्शन का खर्चा उससे लिया जाए। जिस समय ये सुझाव दिया गया था उस समय विधानसभा के सीट के चुनाव का खर्चा लगभग 5 लाख होता था और लोकसभा का 10 लाख होता था, बहुत कम था। अब तो ये करोड़ों में पहुंच गया है जी। दूसरा सुझाव ये था कि अगर खर्चे की बात नहीं मानी जाती है तो जो सेकंड रनर अप, मतलब जो उसका हारा कैंडिडेट है, उसको जीता डिक्लेयर कर दिया जाए उसके रिजाइन करने पर। तो ये दोनों सुझाव ही अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। लॉ कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के इन दोनों सुझावों को नहीं माना था। उनका कहना यह है कि खर्चा देना ये बहुत जटिल प्रक्रिया है और ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो उनका कहना सिर्फ यह है कि इसको एक सीट तक अंकुश लगाने के प्रावधान कर दिए जाएं, बाकी इसमें कोई प्रावधान ना रखा जाए। तो मुझे ये लगता है कि इसमें राजनीतिक पक्ष भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी सर्वमान्य लीडर होता है, अपने यहाँ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव है, सर्वमान्य लीडर होता है, उसके विरोधी तरह तरह के षड्यंत्र करके कोशिश ये कर सकते हैं कि उस एक सीट से उसका नामांकन ही रद्द हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए या कुछ और हो जाए जिससे वो हट जाए तो दूसरा कोई उसकी जगह ले सकता है। तो ये सब चिंताएं राजनीतिक नेतृत्व के सामने हैं, पार्लियामेंट के सामने हैं, इसीलिए इस सुझाव पर विचार चल रहा है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पार्लियामेंट या सरकार इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार नहीं करती है, हमेशा विचार करती है। सतत रिव्यू होता है इलेक्शन कमीशन में, लॉ सेक्रेटरी आके हर 6 महीने में प्रगति बताते हैं कि किस पर क्या हुआ, क्या चर्चा हुई, कैसा होना है। तो ये बहुत ही अच्छी स्वस्थ परंपरा है और स्वस्थ प्रक्रिया है और सुधार धड़ाधड़ होते हैं। और अभी भी जो सुझावों का पत्र भेजा गया है वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चल रहा है, उसके आधार पर भेजा गया है, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये सब लगाए थे कि कानून तो पास हो गया है कि आधार से लिंकिंग हो, लेकिन अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पर राव साहब, मैं जो चुनाव आयोग ने भेजा वो एक अलग बात, और जिनका 40 साल का प्रशासनिक अनुभव रहा है, ऐसे दक्ष प्रशासनिक अधिकारी रहे ओपी रावत की निजी राय अलग बात। अब आप चुनाव आयुक्त तो है नहीं, इसलिए स्पष्ट राय दे सकते हैं। निजी तौर पर ओपी रावत किस विचार के साथ है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या आप मानते हैं कि वाकई किसी भी नेता को अगर चुनाव लड़ना है तो एक सीट के संदर्भ में ही लड़ना चाहिए, ये 2 सीट 3 सीटें जैसे आपने कहा कि षड्यंत्र कर सकते हैं, जो रोकने के लिए षड्यंत्र एक सीट के संदर्भ में निरस्त कराने के संदर्भ में कर सकता है, वो 2 सीटों के संदर्भ में भी कर सकता है। अगर 2 सीट की इजाज़त है तो फिर 20 सीट से लड़ने की इजाज़त क्यों नहीं है? तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप निजी तौर पर जिस पारदर्शी शासन प्रशासन के पक्षधर रहे हैं अपने सेवा काल के दौरान, उसका अनुभव आपको किस विचार के साथ खड़ा रहने की इजाज़त देता है, किस राय के साथ है ओपी रावत? आदर्श व्यवस्था तो वही होगी कि एक ही सीट से लड़ने दिया जाए, लेकिन कोई भी निर्णय जब तक प्रभावित पक्ष को उसकी राय को सामने नहीं रखा जाए तब तक वो निर्णय लेना मुझे नहीं लगता कि उचित प्रक्रिया है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में प्रभावित पक्ष को सामने रखकर, उसकी राय सामने रखकर, उसकी चिंताएं सामने रखकर तभी निर्णय लिया जाना चाहिए। और इसीलिए लॉ मिनिस्ट्री को जो सुझाव जाते हैं उन पर पूरा मंथन होता है, परीक्षण होता है, और तभी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव जाता है। और जिन चीजों में ऐसे कोई चिंता की बात नहीं होती है, जैसे सर्विस वोटर्स के लिए ई पोस्टल बैलेट, इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया 16 में और 17 में अप्रूव होकर इलेक्शन में लागू भी हो गया ई पोस्टल बैलेट, तो बहुत तेजी से भी निर्णय हो जाता है। तो कुल मिलाकर ओपी रावत साहब कह रहे हैं कि प्रभावित पक्ष की राय जरूर लेनी चाहिए। निजी तौर पर तो वो इस बात के हामी है कि एक सीट पर ही एक व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रभावित पक्ष की राय भी शामिल की जाए। प्रभावित पक्ष के तौर पर हमारे पास विकल्प क्या है? दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल और वर्तमान में इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, दोनों के प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं। दोनों के पास में उदाहरण हैं कई सीटों से एक ही व्यक्ति के चुनाव लड़ने के संदर्भ में। पर देश कुछ और सोच रहा है, देश में चुनाव कराने वाली संस्था कुछ और सोच रही है,
और उस सोच के साथ में ये दोनों राजनीतिक दल कहाँ खड़े हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। जवाहर यादव जी, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, किस विचार के साथ हैं जवाहर जी? जी जवाहर जी, जवाहर यादव जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन राकेश चौधरी जी के पास शायद मेरी आवाज़ पहुंच रही हो। राकेश चौधरी जी, किस विचार के साथ आप हैं? ओपी रावत जी ने तो अपनी राय दे दी निजी तौर पर, उनका कहना है प्रभावित पक्ष की राय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनसे पूछा जाए, उनसे जाना जाए वो क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं। देखिए, भारत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देश है जी और निर्वाचन आयोग इसीलिए स्थापित हुआ जी कि किस तरह से निष्पक्ष और ईमानदारी के चुनाव कराए जाते। जी ये जो आपने अभी उदाहरण दिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, श्रीमती इंदिरा जी 2 जगह से लड़ी, जी अभी राहुल गांधी जी लड़े, और एक बार अटल जी भी बिरसा और लखनऊ से एक साथ लड़े थे। जी ये भारतवर्ष में अगर स्वस्थ परंपरा है तो ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़े। जी लेकिन ये विचार विमर्श कई बार हुआ है, निर्वाचन आयोग ने कई बार कहा है, जी यहाँ तक भी एक निर्णय करने की बात हुई थी कि राज्यसभा में उसी राज्य का प्रतिनिधि भेजा जाए जिसका वो मूल निवासी है। जी कभी अडवाणी जी को गुजरात से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी कहीं से बाहर से भेज दिया जाता है। आज भी वही परंपरा लागू है। जी उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो इलेक्टेड हो रहा है। जी आपने जो बात बताई है, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि एक व्यक्ति को एक जगह चुनाव लड़ने की पात्रता होनी चाहिए। जी आज नहीं तो कल ये कानून बनेगा। जी लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर साहब हो क्या रहा है इस देश में? इस देश में तो कायदे की बात यह है कि जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, जी मेरे जैसे लोगों का विचार हमेशा ये रहा है कि एक साथ होने चाहिए जी ताकि खर्चा कम बचे, समय बचे और लोग प्रगति के बारे में विचार करें। इस देश में पिछले 10 साल से देख रहा हूं कि चुनाव और चुनाव के बाद मंदिर, जी इस दो के अलावा कोई बात ही देश में नहीं हो रही। वो तो भले थे हमारे पूर्वज जिन्होंने कुछ काम कर गए, जो इस देश को अभियांत्रिकी में आगे बढ़ा गए, IIM बना गए, IITs बना गए। पिछले 8 वर्षों से तो हम सिर्फ मंदिर और चुनाव, कभी बाई इलेक्शन, कभी उपचुनाव, कभी मेन चुनाव, कभी किसी राज्य के चुनाव, ये व्यवस्था डॉक्टर साहब एक होना चाहिए। लोकसभा के साथ तो आप रहते थे चौधरी राकेश सिंह जी, आज आपकी बातचीत से पता चला कि आप मोदी जी के भी साथ हैं। मोदी जी ने भी कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन। चौधरी राकेश सिंह बता रहे हैं मैं इस विचार के साथ हूं, जानकर अच्छा लगा। लेकिन आपसे एक विषय पर और राय ले लें। आपने एक व्यक्ति एक जगह पे चुनाव लड़े, इसमें तो बड़ी स्ट्रांग पैरवी की है। एक विषय एग्जिट पोल और ओपिनियन के खेल को बंद करने के संदर्भ में, हालांकि पूरी दुनिया में चलता है, पर चुनाव आयोग का मानना ये ठीक नहीं है, इसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में किस राय के साथ है? क्या आपको भी लगता है चुनाव की हवा बदलने के लिए राजनीतिक दल या सत्तारूढ़ दल पैसे का इस्तेमाल करते हैं, अपने पक्ष का वातावरण तमाम चैनल और अखबारों के माध्यम से बनाते हैं, ओपिनियन पोल के माध्यम से, और उसके माध्यम से अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करते हैं, मतदाता को प्रभावित करते हैं? क्या आप वाकई इत्तेफाक रखते हैं या आपका मानना है कि देश क्या सोच रहा है ये सार्वजनिक होना चाहिए और ओपिनियन पोल से डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल, आप बात, दोनों ही प्रश्न आपके बड़े वाजिब हैं। पहले बात तो मैं ये बता दूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से कतई प्रभावित नहीं। जी, मैंने विचारधारा नहीं कहा था, विचार से प्रभावित होने की बात कही थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके संदर्भ में उन्होंने ही नारा दिया था। आपने बताया मैं इसकी हिमायत करता हूं, तो मैंने कह दिया कि भाई विचार के साथ सहमत है। भाजपा नेता के साथ सहमत मत हुई, प्रधानमंत्री के विचार से सहमत हो गए तो अपराध थोड़ी कर दिया। देश के सम्मानीय नागरिक हैं आप। कतई नहीं किया है, लेकिन उनकी विचारधारा ये थी कि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता से होना चाहिए जी। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए जी, ताकि ये प्रक्रिया लंबी नहीं चले जी। दूसरी आपने बात जो कही है कि कांग्रेस क्या सोचती है और क्या इसके बारे में उनके विचार है जी। देखिए, साफ बात है कि अगर ये चुनाव के जो संशोधन है ये नहीं होंगे, चुनाव आयोग बहुत पहले बना जी और एक संशोधन प्रक्रिया उसका हिस्सा है जी और अगर निरंतर संशोधन नहीं होंगे तो कैसे इसमें आगे सही रूप, मूल रूप ले पाएगा? जी। तो मूल बात यह है कि हमें चाहिए कि चुनाव एक साथ कराएं
और आपने जो बात कही है कि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि नहीं हूं, कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था की पक्षधर रही और हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मंशा है संविधान की, कि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों की नुमाइंदगी हो, प्रत्येक व्यक्ति एक एक व्यक्ति अपने नुमाइंदगी को आगे भेज सके। वो प्रक्रिया जब तक स्वस्थ नहीं होगी, जब तक सही परंपरा नहीं होगी। अरे सीधा बोलिए ना चौधरी राकेश जी, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल होते रहने चाहिए या प्रतिबंधित होने चाहिए? किस राय के साथ है चौधरी राकेश सिंह जी? कदापि नहीं होना चाहिए, ये प्रभावित करता है मतदाता को। और तो चौधरी राकेश सिंह जी नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के सुझाव से सहमत है। मानना उनका है एग्जिट पोल ओपिनियन पोल प्रतिबंधित होने चाहिए, खेल है ये, कुछ नहीं। लेकिन जवाहर यादव जी किस विचार के साथ है, दोनों में दिलचस्पी हमारी। ये व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? जवाहर जी सवाल, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल जिसका आपको आजकल मास्टर बताया जाता है, चुनाव आयोग को लग रहा है बंद कराया जाना चाहिए। आप सहमत असहमत? देखिए, पहले तो मैं अपने कांग्रेसी मित्र, आज डिबेट कितने अच्छे पे थी और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद करती है। हमने तो कहा नहीं, आपने शुरुआत इससे की, इस पे डिबेट ही नहीं जी। और कितने आईएम खुले, कितने एम्स खुले, 7 से 22 कैसे एम्स बन गए, इस पे भी जिस दिन चर्चा करनी हो बुला लीजिएगा। मैं आपके सामने विकास के सभी कार्यों पर चर्चा करने को तैयार हूँ। जी देखिए हिमांशु जी, जहां तक 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, इससे पहले उदाहरण है कि एक व्यक्ति 3 लोकसभा के चुनाव भी इकट्ठे लड़ता रहा है। 1957 में खुद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे जहां तक याद है, बलरामपुर, लखनऊ और एक जगह से और 3 जगह से चुनाव लड़े थे। और इसी तरह 91 में चौधरी देवीलाल भी 3 लोकसभा से चुनाव लड़े थे, जिसमें वो पंजाब से भी लड़े थे, हरियाणा से भी लड़े थे और राजस्थान से भी लड़े थे। और उसमें देवीलाल जी तीनों जगह से वो चुनाव हार गए जी। और उसके अलावा जब इंदिरा गांधी जी 1977 में हारी चुनाव जी 1980 में वो दो लोकसभा के चुनाव लड़ी। जी तो ये तो अब तक होता रहा है कि 3 जगह से और 2 जगह से बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो। जी। तो इसमें अगर, परंतु अब बड़ा स्पष्ट रूप से मानना है कि एक उम्मीदवार एक जगह से लगे, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी तरफ से भी और चुनाव आयोग के सुझाव को भी ये माना है कि जो भी चुनाव की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से कर सके, उन सभी सुझावों का हमने समर्थन किया है जी। इसलिए जब ईवीएम पर पहली बार चुनाव हुआ 1998 में, शायद पहली बार 3 राज्यों में छोटा छोटा हुआ, और 1999 का जो गोवा का चुनाव था वो फुल फ्लैश ईवीएम पे हुआ था, हमने उसका समर्थन किया था, उसकी पैरवी की थी। इसी तरह आपने पूछा कि एग्जिट पोल और उस पे है, हम इन सुझावों का समर्थन करते हैं। और मैं कांग्रेस का दोगलापन दिखाना चाहता हूँ जी। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी मत उससे अटैच होने चाहिए, आपके आधार लिंक से। जी राज्यसभा में 2021 में ये पास हुआ, जी। इन्होंने विरोध किया, इन्होंने कहा कि आप इस पे डिबेट नहीं करा रहे, इसको जबरदस्ती पास कर रहे हैं। कोई भी लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां कोई भी मत जो पास होता है, कोई भी विधेयक पास होता है। हेलो जी, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? जी जवाहर जी, जी जवाहर जी जारी रखिए। जवाहर जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, हालांकि उन्होंने तर्क संगत तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन उस बात को हम गिरिजा शंकर जी से आगे बढ़ाते हैं। और गिरिजा जी, 2 विषय, एक व्यक्ति का 2 जगह से चुनाव लड़ने के संदर्भ में प्रतिबंधित किया जा रहा है। देश ने 3 की जगह 2 किया था 1996 में। क्या 2022 में आप मानते हैं समय आ गया है एक व्यक्ति एक जगह से चुनाव लड़े? इतना खर्चीला चुनाव होता है, 10, 12, 15 करोड़ रुपए एक संसदीय क्षेत्र पर। जब सामूहिक चुनाव होता है तब खर्चा आता है, जब उपचुनाव होता है तो ये खर्चा और ज़्यादा हो जाता है। मेरे ख्याल से ओपी रावत साहब शायद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। उस खर्चे को एक व्यक्ति की मर्जी के चलते देश को और मतदाताओं को भुगतना पड़े, इसे रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए? इस पर आपका नज़रिया। और एग्जिट पोल ओपिनियन पोल का जो खेल है, इस खेल के अंतर्गत हालांकि आप भी बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि कोई एग्जिट पोल ओपिनियन पोल देश में होता है तो उसमें आप भी भूमिका निभाने के लिए मौजूद होते हैं, तो आपके अपने संदर्भ में सवाल हो सकता है, पर फिर भी जानने में दिलचस्पी आपसे, क्या आप चुनाव आयोग के साथ हैं या चुनाव आयोग के खिलाफ हैं विचार के संदर्भ में? देखिए, जब हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते हैं जी तो ये 2 जो मुद्दे हैं बहुत छोटे मुद्दे हैं जी कि 2 जगह से चुनाव लड़े कि एक जगह से लड़ें या नहीं लड़ें। जी। चुनाव रिफॉर्म के बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन है, लॉ कमीशन है, CIC है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके फैसले हैं।
ये तमाम चीजें लंबित पड़ी हुई हैं जिन पर कोई फैसला नहीं हो पाया सरकार के स्तर पर। और सरकार के स्तर पर फैसले जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट या सीआईसी के जो फैसले हुए, उनको पार्लियामेंट में एक्ट बनाकर उसको रद्द कर दिया गया। तो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं इलेक्शन रिफॉर्म के, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि पार्टी का खर्चा कैंडिडेट के चुनाव खर्च में शामिल होगा, तो पार्लियामेंट में एक्ट लाकर उसको खारिज कर दिया गया। सीआईसी ने जब ये ऑर्डर पास किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना के अधिकार के अंदर लाया जाए, तो उसको सूचना के अधिकार के अधिनियम को ही संसद में बदल दिया गया। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दे हैं कि दो जगह लड़े कि एक जगह लड़े, बहुत छोटे मुद्दे हैं। तो जरूरी ये लेकिन एग्जिट पोल छोटा मुद्दा नहीं है गिरिजा शंकर जी। एक व्यक्ति एक जगह से लड़े, दो जगह से लड़े, मैं आपके इस विचार के साथ में हूं, छोटा मुद्दा है। लेकिन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के माध्यम से जो खेल होता है, देश में तमाम चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से राजनीतिक दल जिस प्रकार से करने कराने की कोशिश करते हैं, आप उससे अनभिज्ञ नहीं है। क्या आप इस संदर्भ में चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर जो महसूस कर रहा है और उसके तहत प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर रहा है, उसके साथ है या उसके खिलाफ है? उस पर एक हद तक प्रतिबंध लग चुका है। आप देखेंगे कि एग्जिट जो ओपिनियन पोल जो है वो चुनाव की प्रक्रिया के पहले होता है और चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई पोल नहीं होता। पोल खत्म होने के बाद एग्जिट पोल की परमिशन है। तो मैं समझता हूं कि इतना प्रतिबंध पर्याप्त है, उसके अधिक और आगे जाने की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं करता जी। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई पोल नहीं होता, तो उस दौरान चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली जैसी कोई चीज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी ये व्यवस्था कर दी है। एक और विषय जो संवेदनशील है, हालांकि मैं उसके संदर्भ में भी ओपी रावत साहब के पास जाऊंगा। चुनाव आयोग ये महसूस करता है कि राजनीतिक दलों के पंजीयन का अधिकार तो उसे है, पर वो राजनीतिक दल अगर कदाचरण कर रहे हैं, उनके द्वारा नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं। अभी बीच में खबरें आई थी कि किस प्रकार से ये राजनीतिक दल काले को सफ़ेद करने का माध्यम बने हुए हैं। तमाम ऐसी पार्टियां जिनका ज़मीन पर कोई मौजूदगी नहीं है पर कागजों में है, वो चंदे के तौर पर पैसा लेती हैं और बदले में नकदी के तौर पर वापस कर देती है अपना एक हिस्सा काट कर। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग दंतहीन है, नखहीन है, क्योंकि वो उसका पंजीकरण निरस्त नहीं कर सकता। वो चाहते हैं कि ये अधिकार उनके पास हो। सरकार को देने में दिक्कत क्या है गिरिजा जी? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैं वही कहा ना कि इलेक्शन कमीशन से लेकर लॉ कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जो है इलेक्शन रिफॉर्म के बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े सुझाव सरकार के पास लगातार भेजते रहे हैं। आपको ख्याल होगा पिछले जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी जी, उन्होंने देश में 10-12 जगह पर इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर लोगों की ओपिनियन इकट्ठा की और एक बड़ा एक डॉक्यूमेंट उन्होंने गवर्नमेंट को दिया। लेकिन गवर्नमेंट किस तरह के फैसलों को सिफारिशों को मानती है? नोटा लगा दो या छोटे मोटे इस तरह के जो फैसले हैं वो उस पर ले लेती है। लेकिन जो वास्तविक चुनाव सुधार के जो बड़े मुद्दे हैं उस पर कोई फैसला नहीं हो पाता। ये छोटा सा फैसला है कि रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को हो। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे यकीन पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि सरकार इस पर कभी भी सकारात्मक निर्णय नहीं लेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके दांत वो नहीं है, ये हम देखते हैं। आचार संहिता जो है उसको लीगल जामा पहनाया जाए, ये आज तक नहीं हो पाया। और आचार संहिता के प्रकरण में आप देखेंगे कि रोज ये खबरें आती, चुनाव के किया गया, लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं होता। जो चुनाव के दौरान आप देखेंगे कहीं 400 करोड़ 500 करोड़ नकदी इकट्ठा हुआ, शराब की और तमाम चीजों की चीजें इकट्ठी हुई, वो सब हो गया। लेकिन उसके कारण किसी का चुनाव रद्द किया गया हो या किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया हो, ऐसा उदाहरण हमारे पास नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे चुनाव सुधार पर सरकार को या पॉलिटिकल पार्टीज को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि चुनाव को सही ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से यदि चुनाव कराना चाहते हैं तो। गिरिजा जी बिल्कुल खरी बात कहते हैं। उनका कहना है कि ये आई वॉश वाले काम मत करिए। अगर आप वाकई इस देश में एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को स्थापित करना चाहते हैं तो उन बड़े सुझावों पर, बड़े सुधारों पर कोई फैसला लेकर दिखाइए जो वस्तुतः वक्त की जरूरत है। पर चाहे सरकार किसी की भी हो, वो नोटा वोटा जैसे औपचारिक काम करना चाहती है। नोटा का बटन लगा दिया जिसका कोई अर्थ नहीं। अगर प्रत्याशी को मिले हुए वोट नोटा में मिले हुए वोट से कम हो तो क्या चुनाव रद्द हो जाएगा? नहीं होता है। तो उस नोटा के मायने क्या? लेकिन मैं जाना चाहता हूं ओपी रावत जी के पास, लेकिन हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी जवाहर यादव जी से संपर्क टूटने के कारण।
वो अपनी बात को पूरा करना चाहते हैं। एक बार जवाहर जी की बात सुनते हैं, फिर ओपी रावत जी से उनके अनुभव को लेकर बात करेंगे। जी जवाहर जी। देखिए, जैसे गिरिजा शंकर जी ने भी कहा और हमारे पास पूर्व सूचना आयुक्त बैठे हैं, सॉरी चुनाव आयुक्त बैठे हैं, दोनों का कि ये आधार लिंक करना, किसी भी वोट को आधार लिंक करना, ये छोटा कदम है या बड़ा कदम है? जी आप टीवी डिबेट पे कुछ कहेंगे और राज्यसभा में उसका विरोध करेंगे, तो जी। हम तो उसको लेकर आए थे। राज्यसभा में विरोध करने वाले मेरे मित्र की पार्टी थी, राकेश सिंह जी की। जी तो इसलिए मेरा कहना है कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। भारत में ये सबसे बड़ा काम है जी कि कोई भी व्यक्ति किसको मत डालना चाहता है, वो ईमानदारी से उसको वो मत पड़े, वो किसी दबाव में ना आए। वो उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करी और जितने भी सुझाव चुनाव आयोग की तरफ से कानून मंत्रालय को गए हैं, हम लगभग सभी चुनाव से सहमत हैं। और चुनाव आयोग ने तो यहाँ पर ये कहा है कि 20,000 की जगह 2,000 रुपए में 20,000 तक का जो भी चंदा देता है उसका नाम पब्लिक डोमेन में होता है, उसकी जानकारी कभी भी ली जा सकती है। तो कहाँ पहले करोड़ों रुपए भी देते थे, आज वो 20,000 पे आ गए। उसमें भी अगर लगता है कि और राशि कम करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। और जो गिरिजा शंकर जी ने उसको क्लियर कर दिया है कि एग्जिट पोल और चुनाव से पहले की प्रक्रिया में, तो वो अब इतना बड़ा खेल नहीं रहा। वो इतना बड़ा खेल नहीं रहा क्योंकि चुनाव समाप्त के बाद भी 1 घंटे बाद एग्जिट पोल आने लगते हैं, जिससे कि जो मतदाता अगर उस समय चुनाव केंद्र में चला गया है मत केंद्र डालने के लिए, पर चुनाव घोषित होने के 6 महीने पहले से भाजपा के जीतने के जो ओपिनियन पोल सारे चैनलों पर बढ़ बढ़कर दिखाए जाते हैं, उसके संदर्भ में जवाहर यादव जी कुछ कदम उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए, ये भी तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की चिंता है। क्या करें, उनकी चिंताएं वाजिब हैं। अब ऐसे तो आप काबू में आ नहीं रहे, शायद इस तरीके से काबू में आ पाए। तो इसके संदर्भ में सवाल है, मैं वापस लौटूंगा जवाहर जी आपके पास में, लेकिन ओपी रावत जी के पास में मैं जाना चाहता हूं और उस मुद्दे पर जाना चाहता हूं जिसका जिक्र यहां जवाहर यादव जी कर रहे हैं, आधार से लिंक करने के संदर्भ में वोटर कार्ड। अड़चन क्या है रावत साहब, और ऐसा करने का फायदा क्या है? दोनों चीजें समझने में हमारी दिलचस्पी है। क्या इस संदर्भ में कोई नजरिया आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिल सकता है? जरूर। 2015 में जी इलेक्शन कमीशन ने वॉलंटरी तौर पर आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने का अभियान शुरू किया था जी। और छोटे से 3 महीने के काल में 30 करोड़ वोटर्स ने अपना आधार वॉलंटरीली लिंक करा लिया था। तभी सुप्रीम कोर्ट के जो मामला था प्राइवेसी वाला, उसमें स्टे आ गया। इस वॉलंटरी लिंकिंग को विधिक सहमति दी गई है, सिर्फ उसका नोटिफिकेशन बाकी है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अनुरोध किया है लॉ मिनिस्ट्री से कि नोटिफिकेशन निकाल दीजिए तो यह फिर प्रक्रिया चालू हो जाए। इसके जुड़ जाने से 2-3 बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो जो अभी डुप्लीकेट्स होते हैं हमारे इलेक्टोरल रोल में, जिसकी शिकायत हर चुनाव के पहले पार्टियां करती हैं, वो डुप्लीकेट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कोई भी डुप्लीकेट नाम उसमें बचेगा नहीं। हम लोग अभी जो डुप्लीकेट हटाने का काम करते हैं वो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, फोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से इनसे करते हैं और काफी हद तक सफलता भी पा लेते हैं इलेक्शन कमीशन में। लेकिन फिर भी 1%, 0.5% डुप्लीकेट फिर भी रह जाते हैं। लेकिन आधार अगर लिंक हो जाता है तो फिर एक भी नहीं बचेगा जो डुप्लीकेट वोटर होगा पूरे देश में। किसी भी इलेक्टोरल रोल में अगर उसका नाम है और पूरे उसके डेमोग्राफिक डिटेल सेम है तो वो उसे एक जगह की चॉइस दी जाएगी और उसी जगह उसका नाम रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार होगा जिससे कि डुप्लीकेट्स बिल्कुल हट जाएंगे। दूसरा क्या है कि अपने माइग्रेंट वर्कर्स, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी, उड़ीसा, गरीब प्रदेशों के लोग मजदूरी के लिए पंजाब, हरियाणा, दूसरे राज्यों में जाते हैं। अगर उस समय उनके राज्य में चुनाव आ जाते हैं तो वो अपना वोट डालने से वंचित रह जाते हैं जी। इन लोगों को अगर वोट डालने की व्यवस्था करनी है तो जहां वो काम करने के लिए गए हैं वहीं से व्यवस्था करना उचित होगा, क्योंकि वो अपना किराया लगा के पोलिंग स्टेशन लोगों को अगर वोट डालने की व्यवस्था करनी है तो जहां वो काम करने के लिए गए हैं वहीं से व्यवस्था करना उचित होगा, क्योंकि वो अपना किराया लगा के पोलिंग स्टेशन तक ट्रेवल करके जाएं और फिर वोट डालें, ये संभव नहीं लगता। तो इसलिए रिमोट वोटिंग, उसके लिए जरूरी है कि आइडेंटिफिकेशन का एक ऑथेंटिक स्तर होना चाहिए और ऑथेंटिक स्तर के लिए आधार लिंकेज बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपका तजुर्बा जानना चाहूंगा रावत साहब,
अड़चन किसके द्वारा रही? क्या राजनीतिक दल जो यहाँ टीवी कार्यक्रम में या विभिन्न मंचों पर चुनाव की पारदर्शिता के संदर्भ में, ईमानदारी के संदर्भ में, सार्वजनिक जीवन की ईमानदारी के संदर्भ में इतनी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव आयोग की इस कोशिश में साथ खड़े थे, या आपने देखा कि ये तमाम राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण कदम के संदर्भ में विरोध की मुद्रा में थे, उनकी कोशिश थी ये काम सफल ना हो? अनुभव क्या रहा आपका? हम लोगों ने ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग की, जब मैं रहा वहां उस समय भी, तो कुछ पार्टियां जरूर इसका विरोध करती थी कि आधार से लिंकिंग करने से बहुत से जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम कट जाएंगे, जबकि ये आधारहीन है, ये बिल्कुल कटने की गुंजाइश नहीं है। आधार अलग चीज है और वोटर आईडी कार्ड अलग है, अलग कानूनों से वो गवर्न होते हैं, इसलिए ऐसी कोई चिंता उन्हें करनी नहीं चाहिए और इससे जो है हमारे चुनाव की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी। तो ओपी रावत साहब का मानना है कि ये होना चाहिए। 2015 में कोशिश हुई, आज 2022 है, 7 साल बाद भी वो कोशिश सफल नहीं हो सकी। भारतीय जनता पार्टी जो ये बताती है कि उसने आधार को लिंक करके कितना कुछ फ़ायदा देश के संदर्भ में पहुंचाया है, डीबीटी के संदर्भ में जो तमाम प्रकार की सब्सिडी थी उसे हमने अकाउंट से लिंक कर दिया, जनधन खातों से लिंक कर दिया, वहाँ पर देश की सरकार चुने जाने के संदर्भ में मतदान को ज़्यादा पारदर्शी, ज़्यादा धारदार, ज़्यादा ईमानदार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था लिंक करने के संदर्भ में। आप उसे कराने में सफल नहीं रहे। 3 कृषि कानूनों को पास कराने में आप सफल रहते हैं जवाहर जी, लेकिन मतदान के संदर्भ में, चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में, इतने महत्वपूर्ण कदम के संदर्भ में आप चौधरी राकेश सिंह के ऊपर नारियल फोड़ देना चाहते हैं कि भाई ये लोग नहीं होने देते, बाकी काम जो आपको कराने होते हैं करा लेते हैं, और ये काम के संदर्भ में चौधरी राकेश सिंह आपके लिए बाधा बन जाते हैं। कमाल है, कांग्रेस तो आपके लिए आजकल कहीं चुनौती रहती नहीं, इस काम में चुनौती कैसे बन गई? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका सोचना है। एक तो राकेश सिंह जी के ऊपर मैं नारियल फोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नारियल बड़ा कठोर होता है, मैं किसी कीमत पे नहीं चाहता मेरे मित्र को कोई हानि पहुंचे शारीरिक रूप से, तो इसलिए हिंसा में मेरा विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का। अब आपने कहा कि आप इस पे क्यों नहीं करना चाहते, हमने तो किया सर, राज्यसभा में तो हमने पास कराया। अभी माननीय राव साहब ने कहा खुद कि इस पर कितनी तेजी से काम हुआ था, स्वेच्छा से लोगों ने इसको आधार लिंक किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में रुकवाने के लिए हम नहीं गए थे जी। यहाँ इस देश में बहुत से चेहरे हैं जो दिखते लिबरल है, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाएंगे, वो ऐसी सब प्रक्रिया को रोकते हैं जी। और खुद मैं फिर इसको पॉलिटिकल विषय बनाना नहीं चाहता, हमने राज्यसभा में इसको पास कराया। मैं अपने मित्र से अनुरोध करना चाहूंगा राकेश जी से, इसको लोकसभा में भी पास करा के इसको विधिवत कानून बनाते, इसमें हमारा सहयोग करें। हम तो इसको बिल्कुल करना चाहते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा लाभ मतदाताओं को तो मिलेगा कि वो फेयर होगा। हमें भी मालूम है कि जैसे ही आधार लिंक होगा हमारे पक्ष में मत और बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मतदाता होता है वो साधारण मतदाता होता है, वो गरीब मतदाता होता है, वो कभी दबंगई नहीं करता, तो इससे दबंगई रुकेगी तो भारतीय जनता पार्टी का तो वोट बैंक और बढ़ेगा। तो मैं तो इसको निश्चित रूप से करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को इच्छा अनुसार मत दे सके, वो प्रभावित ना हो और मत का दुरुपयोग ना कर सके कहीं वो दूसरी जगह मत। मैं एक नाम कोट करना चाहता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, कांग्रेस की पूर्व सरकार में मंत्री थे जी। उन्होंने इतनी, मैं उनका नाम जान पूछ के कोट नहीं कर रहा, वो हुड्डा साहब की सरकार में मंत्री थे, उनके पास 20-25 FIR इसलिए हुई कि उन्होंने जितने रिश्तेदार उनके दिल्ली रहते थे, राजस्थान रहते थे, सबके मत अपने ही विधानसभा में कई बना रखे थे, और आज वो बेचारे बड़े विकट परिस्थिति में है। तो हम तो चाहते हैं प्रक्रिया रुकनी चाहिए। तो हम तो इस बात के हिमायती हैं, पर आपसे जानना यह है, स्पष्ट बहुमत की सरकार आपकी, दमदार सरकार आपकी, सारी सक्षमता आपके पास में, इसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए कारण कांग्रेस, उसके लिए चाहिए चौधरी राकेश सिंह के नेता राहुल गांधी का साथ। उनको तो आप ईडी में पेशी करा रहे हैं, कहाँ से समर्थन लेके आएंगे? फिर से मेरा संपर्क टूट गया। आज फोन जो है जवाहर यादव वो मेरे बीच में बाधा बना हुआ है, लेकिन चौधरी राकेश सिंह मेरे साथ में है। और चौधरी राकेश सिंह, सारे तीर आकर आपके पास हैं, आप दिखते हवा के साथ हैं, रहते दिए के साथ हैं, रहते हवा के साथ हैं, दिखते दिए के साथ हैं। समझना बड़ा मुश्किल होता है कि आप हैं किसके साथ, हैं किसके खिलाफ, अड़चन है, थोड़ा बताइए ना। ये बकौल जवाहर यादव जी तो ठीक है जी कि मैं दिखता हवा के साथ, तो दीपक के साथ हूँ हवा के साथ जी। वो मूल बात ये है
दो विषय आपके चर्चा के हैं, उन पे मैं डॉक्टर साहब सीधी अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। जी एक तो ये कि मतदाता निष्पक्ष रूप से मतदान कर सके, एक व्यक्ति एक जगह मतदान कर सके, और मैं ओपी रावत साहब की इस बात से सहमत हूं, जो मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले करोड़ों लोग हैं, जी उनको भी मत का अधिकार मिले, जहां वो नौकरी कर रहे हैं वहां से वोट कर सकें। इसके लिए इसको आधार लिंक करना जरूरी है। और डुप्लीकेसी वोट का मैंने तो 6 विधानसभा चुनाव लड़े साथ, और ये परिस्थिति मेरे साथ कई बार होती है कि देहात में भी वोट है, उसका शहर में भी वोट है, जी और वो दोनों जगह वोट डालता है। तो एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए और उसको आधार लिंक होना चाहिए। जी दूसरी बात मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, आदरणीय गिरजा शंकर जी इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि एग्जिट पोल और ये सब चीजें बहुत ठीक हो गई है। जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मतदाता का किसी भी तरीके से ना प्रलोभित होना, सर्वे का काम ये राजनीतिक दल करते हैं, और ये अपने धनाढ़ जो मीडिया चैनल हैं वो ये बताते रहते हैं कि आज इसका हो गया, कल इसका हो गया, और ये इनकी सरकारें बनेगी। ये भी मतदाता की नियत को प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ये खत्म होना चाहिए, चाहे वो प्री पोल हो, एग्जिट पोल हो, और चाहे सर्वे हो। जी करोड़ों अरबों रुपए देश के इसमें खर्च हो रही, राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, जी ये सर्वे करा रही है, सर्वे रिपोर्ट आ रही है, और ये जितने चैनल्स हैं बड़े बड़े, जी वो सब यही धंधा बना लिया है जो वोट को प्रभावित करता है, एक सरल और सीधे साधे मतदाता को प्रभावित करता है। इसलिए इस पे तब्दीली होना चाहिए। एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने मन से वोट कर सके, उसको कोई प्रलोभित ना करे। ये सारी प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। किसी भी तरीके से जो सही मतदाता है वो अपने मन से वोट डाले और रिजल्ट आए जो जनता के सामने हो। तो चौधरी राकेश सिंह जी वो बातें बोल रहे हैं जो देश सुनना चाहता है, पर जवाहर यादव जी बता रहे हैं कि इनकी पार्टी वो काम कर रही है जिसकी हिमायत यहाँ पर तो चौधरी राकेश सिंह कर रहे हैं, पर वहाँ पर विरोध के तौर पर कर रहता है। जवाहर यादव जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। एक बार जवाहर यादव जी की बात सुन ले, फिर राकेश जी आपके पास आता हूँ। जी जवाहर जी से हमारा संपर्क टूट गया था, तो जवाहर जी के साथ बार बार अन्याय करना ठीक नहीं, उनकी बात साफ तौर पर आनी चाहिए, स्पष्ट तौर पर आनी चाहिए। जी जवाहर जी। देखिए, मेरे मित्र राकेश जी ने कहा कि मीडिया न्याय करता है, क्योंकि उन्होंने जितना पॉलिटिकल पार्टी को घेरा इस डिबेट में, जी उतना उन्होंने मीडिया को भी घेरा है। जी आपका नाम इसलिए नहीं लेंगे कि उनको मर्यादा में रहने वाले मुझे राकेश जी लगते हैं, क्योंकि आपके टीवी चैनल पे बैठे हैं, परंतु उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कहा है कि मीडिया भी सभी उन धंधों में लगा है। जी तो इसका मतलब अगर ये कथन सत्य है, जी मैं इससे सहमत नहीं हूं, जी अगर ये कथन सत्य लगता है तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर भी करना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को मीडिया में कितना आना, कितना नहीं आना, कितना उस पे चुनाव की प्रक्रिया को दिखाना, या कितने इसको करना, तो इस पे सुधार की गुंजाइश तो मीडिया में मुझे लगता है लगातार है। जी परंतु जहां तक है, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हम इन सभी सुधारों के साथ खड़े हैं, हमने लगातार किया है। 1950 के दशक में चुनाव की प्रक्रिया में सुधार होने शुरू हुए थे, हमने हर सुधारों का साथ दिया है, और हमने केवल दिया नहीं है, जब से हमारी सरकार है। और मैं आपको एक और कमिटमेंट करना चाहता हूं जी कि हम अपने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इसको कानून बनाएंगे कि हर रात में अनिवार्य रूप से आधार लिंक हो, जिससे कि कोई व्यक्ति दोबारा से कोर्ट में जाकर किसी रूप से इसका सहारा न ले सके। मैं ये बड़ी बात निश्चित रूप से आपके चैनल पे करना चाहता हूं कि हम पूरे इसको मतदाता प्रक्रिया को आधार लिंक करना चाहते हैं। परंतु जहां तक इन्होंने मेरे मित्र ने सर्वे की बात की, जी देखिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप सर्वे ना करो। कोई भी राजनीतिक पार्टी, अगर जी। मेरी राजनीतिक पार्टी है, मैं निश्चित रूप से सर्वे करना चाहूंगा कि मेरे किसको उसको चुनाव लड़ाना चाहिए जिससे वहां की जनता उसको पसंद करती हो। मेरे यहाँ भी मेरे से अच्छा कार्यकर्ता मेरी सीट पर होगा, मैं उतना अच्छा कार्यकर्ता नहीं होऊंगा, तो मेरी भारतीय जनता पार्टी जवाहर जी, आपके प्रत्याशी चयन के लिए सर्वे की प्रक्रिया पर रोक का विषय नहीं है। सर्वे के नाम पर चैनल में के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये हवा बनाने का कि फलाने दल की हवा ही बह रही है, और हवा नहीं बह रही है, आंधी बह रही है, तूफान चल रहा है, ये वाला जो खेल है ना, इसको लेकर सवाल है। आप समाज के बीच में रहने वाले आदमी हैं, आप देखते हैं जिन पार्टियों की जमानत जब्त हो गई, जिन पार्टियों की एक सीट बमुश्किल आती है, ओपिनियन पोल उनकी 3/4 बहुमत की सरकार बना देते हैं। तो अगर उसको लेकर लोगों के मन में शिकायत है, शिकवा है, उलाहना है,
तो उसको खारिज तो नहीं किया जा सकता है। जवाहर जी, इस बात से आप सहमत होंगे। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और आपसे जानना चाहता हूं गिरिजा शंकर जी कि क्या वाकई आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी अच्छी अच्छी बात माननीय जवाहर यादव जी और माननीय चौधरी राके सिंह, अर्थात एक जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो दावा तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का कर रही है, और दूसरी इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तौर पर हम जानते हैं, इनका वस्तुतः आचरण ऐसा अतीत में रहा है जिसमें आपको भरोसा है ये जो कह रहे हैं वैसा ही करते आए हैं, वैसा ही करेंगे? या आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो कहावत है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसे उदाहरण से समझाइए तो हम आज का कार्यक्रम दिखा लें, देखो बताते ये लोग क्या हैं और करते क्या हैं? गिरिजा जी देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर विधानसभा और लोकसभा में जो एक मुद्दे पर सहमत रहते हैं वो है विधायकों और सांसदों के वेतन वृद्धि का जी। और दूसरा जो मुद्दा है जिसमें सारे लोग एक हो जाते हैं वो इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर। जब मुख्य सूचना आयुक्त ने पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की बात कही, जो कि उस एक्ट में उसका प्रावधान था जी, तो सारे दलों ने एक साथ विधेयक मूव करके पार्लियामेंट में उस एक्ट को संशोधित कर दिया और पॉलिटिकल पार्टीज को उससे बाहर कर दिया जी। आप और बहुत पहले जाइए, जब जो नॉमिनेशन के साथ में जो जानकारियां कैंडिडेट दी जाती है अपने संपत्ति की, अपने एजुकेशन की, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की, तो उसकी वो जो जानकारी सही है या नहीं है इसको जांचने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया और उसको पार्लियामेंट में एक्ट बनाकर खारिज कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इलेक्शन रिफॉर्म के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, उसमें मैं समझता हूं कि कहीं पर भी कोई बहुत पॉजिटिव साइन हमको देखने को नहीं मिलता। आप यदि रिकॉर्ड निकालें तो सन 60 से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन की कितनी सिफारिशें पड़ी हुई हैं सरकार के पास विचार करने के लिए। सरकारें चाहे किसी की रही हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर वो बहुत ईमानदार और गंभीर कोशिश करते हुए अब तक तो नजर नहीं आया है। आगे मैं समझता हूं कि यदि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं यदि तय कर लें कि हमको इस मुद्दे पर एक होना है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, तो कोई ताकत नहीं है, क्योंकि ये सारा अधिकार संविधान में संसद को है। इलेक्शन कमीशन केवल एक चुनाव कराने वाली संस्था है, उसके पास कोई चुनाव के नियम बनाने के अधिकार नहीं है। तो जाहिर है वो सारे अधिकार जो हैं वो संसद के पास हैं। तो यदि सन 60 के बाद से आज तक जितने भी जो रिफॉर्म के सजेशन पहुंचे हैं सरकार के पास, एक बार सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्तर पर उसको रिव्यू करें, देखें ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म के अच्छे सुझाव हैं, अच्छे सजेशन हैं जो कि लंबित हैं और उस पर अमल में कर लाने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूं सुधार इलेक्शन में रिफॉर्म करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए जो पॉलिटिकल विल की जरूरत है वो हमेशा गायब नजर आती है। तो गिरिजा शंकर जी को तो साफ तौर पे कहना है इस देश के राजनीतिक दलों की चुनाव प्रक्रिया में सुधार के संदर्भ में ट्रैक रिकॉर्ड कतई प्रभावित करने वाला नहीं है। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। जवाहर यादव जी को ऐसे समय में हमेशा तकलीफ होती है, उन्हें लगता है भारतीय जनता पार्टी को सबके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अलग देखना चाहिए, हमें अलग दिखना चाहिए। ये कोशिश भाजपा पहले करती थी, अब भाजपा ये बातें करती है कि आपको अलग देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए जवाहर यादव जी बताएंगे? जी जवाहर जी। देखिए मुझे लगता है गिरिजा शंकर जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अतिवादी हो गए हैं इस सोच को लेकर। जी सर, जितने भी रिफॉर्म हुए हैं, जी, यहाँ पूर्व सूचना आयुक्त बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है जो 5-6 बार चुनाव लड़ चुका है, आपका इतना जीवन है। सर, जितने भी सुधार हुए हैं, चाहे ईवीएम हो, चाहे आयु कम, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किए वो, चाहे ईवीएम का विषय हो, चाहे मतदाता के आयु कम करने का विषय हो, चाहे पीपी जो लिस्ट निकलती है जिसमें पता चलता है कि मैंने उसको वोट दिया, उसको पढ़ा नहीं पढ़ा, चाहे इसमें चुनाव खर्चे की विषय हो, ये सब बदलाव कैसे हुए? ये राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं। ये आप ही ने कहा कि चुनाव आयोग के पास तो कोई अधिकार होता नहीं, और आज 60 के दशक से लेके आज तक जितने भी बदलाव हुए वो राजनीतिक पार्टियों ने ही किए हैं। तो राजनीतिक पार्टियों के प्रति इतना कठोर और बिल्कुल ये मान लेना कि वो बदलाव इतना कठोर या इतने निष्ठुर गिरिजा शंकर जी इसलिए हैं कि जब बदलाव के संदर्भ में उम्मीद 10 अंकों की जाती है तो आप 2 अंकों का बदलाव करके हमें बहला देना चाहते हैं कि देखो हमने कितना कर दिया, हमने आपसे ठंडा पानी मांगा गिलास भर के, आपने चुल्लू भर पानी दे दिया
और ये बताने की कोशिश की कि देखो आपने कितना बड़ा एहसान कर दिया, तो इस पे गिरिजा शंकर का एतराज है। कोई गिरिजा जी कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर ओपी रावत जी से कुछ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की कोशिश करो। जी गिरिजा जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं वही कह रहा था कि जो रिफॉर्म हुए हैं, मैं नहीं कहता हूँ रिफॉर्म नहीं हुए हैं, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म जो हुए हैं वो केवल आई वॉश है। जो मुख्य मुद्दा है कि चुनाव को धन बल से मुक्त करना, चुनाव को फ्री एंड फेयर करना, उसको लेकर जो चुनाव खर्चे की बात की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि पार्टी के खर्चे को कैंडिडेट के खर्चे में जोड़ा जाएगा, उसको क्यों बदला गया? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि जो जानकारियां नॉमिनेशन के वक्त में कैंडिडेट देता है उसको यदि उसमें वो गलत है तो उसकी वेरीफाई किया जाए, वो रोक दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। तो गिरिजा जी का यही ऐतराज है, जो वास्तविक जरूरतें समय के साथ थी उसके संदर्भ में ईमानदारी नहीं बरती गई। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर, जिसको जवाहर यादव जी ने छुआ था कि देखिए हमने ईवीएम के संदर्भ में कितना प्रगतिशील रुख अपनाया, उस पर बात करने जाता हूं। चुनाव आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है, पर इस देश के कुछ राजनीतिक दल हैं जो ये मानते हैं कि ईवीएम इस देश में चुनाव की पारदर्शी प्रक्रिया में सबसे बड़ा अवरोध साबित हो रही है। उसके कारण से इस देश में जो नतीजे आ रहे हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। और दलील ये दी जाती है रावत साहब कि दुनिया के तमाम विकसित देश जो तकनीक के मामले में, साधन के मामले में, संसाधन के मामले में भारत के मुकाबले ज़्यादा उन्नत हैं, वो आज भी मतपत्र के रास्ते से ही निर्वाचन प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। एक विवाद का विषय है, पर आपका एक लंबा अनुभव है, निजी तौर पर आपने देश और दुनिया की तमाम चुनाव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। इस संदर्भ में क्या नजरिया आपका है? देखिए, ईवीएम के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी 2017 से अभी तक। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम चैलेंज भी किया था, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा हल्ला मचा था। सारी पार्टियों को चुनौती दी गई थी कि आप 3 दिन तक यहाँ हम ये खोले हुए हैं, आप कई जो चुनाव हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, वहाँ पे जहाँ भी आपको लगता हो कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती थी, वहाँ की ईवीएम को आप ले आइए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और यहाँ आके आप उसमें एक वोट इधर का उधर करके दिखा दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन मान जाएगी कि आपकी शंका साधार है। लेकिन कोई पार्टी उस चुनौती को स्वीकार करके सामने नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ने प्रोएक्टिवली ईवीएम स्टेटस पेपर बना के अपनी वेबसाइट पर डाला पब्लिक डोमेन में। उसमें सारे मुद्दों का कि कौन से विकसित देश क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं ईवीएम, कितने देश जो है ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या अंतर है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी चुनाव हुए थे, 21 या 22 मई को पोलिंग हुई और रिजल्ट जो है अभी तक फाइनल नहीं हो पाए, लेकिन वहां की जनता और दूसरे लोगों में इतना विश्वास है व्यवस्था के प्रति कि जब रुझान आ गए 23 मई 24 मई को कि इनकी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है, तो उनके प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली और वो प्रधानमंत्री बन गए। तो वहाँ की व्यवस्थाएं अलग हैं। उनके यहाँ कंपलसरी वोटिंग भी है, लेकिन फिर भी वहाँ 81-82% वोटिंग होती है। हमारे यहाँ बिना कंपलसरी वोटिंग के भी 67% वोटिंग हो जाती है। तो तुलना नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में भारतीय चुनावों की निष्पक्षता, फ्री फेयर होने की बात पूरा विश्व मानता है। और आप देखिए, डॉक्टर रामचंद्र गुहा ने तो अपने भाषण में कहा कि आजादी के 70-72 साल बाद अगर हमारा देश किसी बात पर गर्व कर सकता है तो वो इस बात पर गर्व कर सकता है कि हर बार हमारे यहाँ निष्पक्ष और सही चुनाव हुए और सभी पार्टियों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। कहीं कोई झगड़ा, सिविल वार, इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई जो अन्य डेमोक्रेसीज में देखने को मिलती है। राव साहब, आप जो बात कह रहे हैं इससे उलट बात कहने के लिए मैं मजबूर हूं। रामचंद्र गुहा जी ने जो कहा वो अलग बात, और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अभी उदयपुर में चिंतन शिविर रखा था, संकल्प शिविर रखा था। उसमें चाहा गया कि इस देश में चुनाव वापस मतपत्र के आधार पर होने चाहिए। सबसे बड़ी दलील इसके समर्थन में ये दी जाती है कि दुनिया का सबसे विकसित देश है अमेरिका, वह भी अपनी निर्वाचन प्रक्रिया को बैलेट के माध्यम से अंजाम देता है, वोटिंग मशीन के माध्यम से अंजाम नहीं देता। तो हिंदुस्तान में भी लोगों का विश्वास चुनाव के प्रति बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि मतपत्र से ही वापस प्रक्रिया को अपनाया जाए। इस संदर्भ में आपकी क्या दलील है? अमेरिका बनाम भारत, अमेरिका अभी भी मतपत्र के माध्यम से और भारत चाहता है ईवीएम के माध्यम से, इसके संदर्भ में कुछ बात कहेंगे आप?
वो जानकारी गलत है। अमेरिका में भी कई राज्यों में, लगभग 26 राज्यों में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। और अमेरिका में जो पिछले राष्ट्रपति चुनाव के समय हुआ, कैपिटल हिल पे तक विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ लोग, सारी पार्टियां चुनाव के परिणाम को सिर आंखों पर स्वीकार कर लेती हैं। तो किस व्यवस्था में ज्यादा विश्वास हुआ, हमारी या उनकी? ये साफ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ओपी रावत जी इस विषय पर बहुत स्पष्ट राय के साथ में हैं कि ईवीएम के माध्यम से हमने चुनाव को ज्यादा बेहतर किया है, ज्यादा पारदर्शी किया है। लेकिन जवाहर यादव जी लगातार इस बात को लेकर अपनी नाइख्तिफाकी रखते हैं कि चुनाव सुधारों के संदर्भ में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों का जैसा भी रुझान हो, पर भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव सुधारों के संदर्भ में कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और बाकी राजनीतिक दलों ने भी समय समय पर कदम उठाए हैं। पर गिरिजा शंकर जी की शिकायत है जवाहर जी, उस पर आखिरी टिप्पणी आपकी। जो जरूरत है उसके मुकाबले आपकी कोशिशें जरूरत से बहुत कम है, कुछ कम नहीं है, बहुत कम है। इस पर कहना चाहेंगे? हाँ, ये गिरिजा शंकर जी का एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, ऐसा इनको लग सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। परंतु जितने संशोधन और जितने सुधार हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है। आज तो हमारे लिए है कि आपने डिबेट इतने अच्छे ढंग से किया कि पूर्व चुनाव आयुक्त यहाँ बैठे हैं, यही बताएंगे कि कहां से भारत के चुनाव को कहां से कहां लेकर आए हैं। आज जो चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त ये बोल पा रहे हैं कि इवन रामचंद्र गोहवा जैसे व्यक्ति को कोट करके कह रहे हैं। एक समय वो भी प्रक्रिया थी कि जब इस पे मर्डर होते थे बिहार में, अन्य प्रदेशों में, केवल एक प्रदेश का ही नाम नहीं लेता, सब जगह जिसकी यहाँ गुंडागर्दी चलती थी वो चलाता था। लोग बाहर बैठ जाते थे, ठप्पे लग जाते थे, वो जाति के नाम पे भी लग जाते थे, दबंगई के नाम पे भी लग जाते हैं। आज उस प्रक्रिया से भारत मुक्त हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। फिर दूसरा, जो मतदाता है उसका विश्वास इस चुनाव प्रक्रिया में कायम रहना चाहिए। तो उसको जब वो वोट डालता है तो उसको पता चलता है कि वो जो पर्ची निकलती है कि मैंने किसको मत दिया, वो उसको पड़ा है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसको कोई नकार नहीं सकता। और इसलिए मैं कांग्रेस की देखिए आलोचना करने के लिए बिल्कुल नहीं हूं, परंतु ये कार्य ऐसे करते हैं। आपने बताया कि चिंतन शिविर में जो उदयपुर का हुआ, उसमें इन्होंने कहा कि इसको वापस उस पर जाना चाहिए। मैं अनेकों बार पोलिंग एजेंट रहा हूं, उस पर झगड़े होते हुए देखे, हम भी लड़े हैं। जब उस पर ठप्पा लगाते थे वो लाइन से बाहर है या अंदर है, वो किसको पड़ा? उसने 2 जगह ठप्पा लगा दिया, एक में पूरा, एक जगह आधा चला गया, वो मत किसको पड़ा है? आज उससे बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मजबूरी तो यह है कि ये लोगों के बीच ना जाकर जनता को वैसे मैं चौधरी राकेश सिंह आपके पास जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आपको तो ईवीएम की और ज्यादा पैरवी करनी चाहिए। आपके तो जीते हुए विधायकों को मतपत्र पर वोट देना नहीं आता, जीती हुई सीट आप हार जाते हैं। आपको तो मांग ये करनी चाहिए कि राज्यसभा चुनाव में भी ईवीएम का इस्तेमाल होना चाहिए। हरियाणा में जिस प्रकार की शर्मनाक स्थिति आपकी बनी, क्या आपको नहीं लगता है कि वस्तुतः ईवीएम के रास्ते से राज्यसभा चुनाव को भी आजमाया जाना चाहिए ताकि किसी का वोट किसी के साथ ना दिखाई दे जाए? देखिए, कुल मिला के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल भाव ये है कि शंका और कुशंका का स्थान नहीं होना चाहिए। जी, हिंदुस्तान में मतदाता को ये शंका है कि वो वोट तो दे के आ रहा है जी, लेकिन वोट हमारा दूसरी जगह चला जाता है जी। राजनीतिक पार्टियां अगर कहीं शंका कर रही हैं तो जैसे अमित शाह जी खजुराहो आए चुनाव में जी, और चुनाव के पहले कह गए कि वीडी शर्मा 4 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे जी, तो इससे शंका कुशंकाएं जाहिर होती हैं जी। कि ये मैनिपुलेशन है। और जब शंका कुशंका किसी विषय पे होने लगे, मतदाता करने लगे, राजनीतिक दल करने लगे, तो हमें हठ धर्मता नहीं रखनी चाहिए। अरे चौधरी राकेश सिंह जी, एक बात बताइए, अमित शाह जी खजुराहो में आए और बोल के गए कि वीडी शर्मा 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और वो जीत भी गए। उन्होंने कहा था हम सरकार बनाएंगे, पर सरकार नहीं बना पाए, थी ईवीएम ही। इस पर भी कोई टिप्पणी कीजिए ना। बड़ा दावा था उनका दिल्ली में केजरीवाल को बाहर कर देंगे, ऐसी ईवीएम के रहते हुए भी केजरीवाल 2-2 बार भाजपा को बाहर कर दिए। इस पर भी कुछ कहिए। आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में उन्होंने ये कहा कि हम 29 में से 28 सीटें जीतेंगे, राजस्थान में ये कहा कि हम 20 में से 20 जीतेंगे जी, तो ये क्या है? ये पूर्व अगर कमलनाथ के प्रभाव को अमित शाह ने स्वीकार किया, आपको ऐतराज है उन्होंने 29 की 29 क्यों नहीं बोली? आपको इस बात में बहुत नाराजगी है राकेश चौधरी जी कि अमित शाह ने कमलनाथ की सीट के संदर्भ में अपने खाते में क्यों नहीं लिखा? बहुत नाराज हैं आप इस बात से? मैं इस बात से नाराज हूं कि जब शंका मतदाता को होने लगे निर्वाचन प्रक्रिया पर, जब शंका मतदाता को होने लगे उसका वोट मैनिपुलेट किया जा रहा है,
राजनीतिक दलों को शंका होने लगे तो उस देश तो को राकेश जी विचार का कहना है कि मतदाता को शंका हो रही है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए गिरिजा शंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। वाकई मतदाताओं को शंका है या हारी हुई राजनीतिक पार्टियां ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती हैं कि ये हार उनके किए हुए का परिणाम है, ये हार उनकी रणनीतिक चूक का परिणाम है, ये हार मतदाताओं का विश्वास जीत पाने में उनकी नाकामी का परिणाम है। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया इसको दोषी ठहरा दें ताकि अपना दामन कम से कम स्वयं की निगाह में तो साफ दिखाई दे। आपकी टिप्पणी आखिरी। देखिए, जहां तक चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया का प्रश्न है, तो उसमें मतदाताओं का कितना विश्वास है, चुनाव दर चुनाव जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं, ये उसका परिणाम है, ये उसका प्रतीक है। मैं समझता हूं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम करता है और जिस तरह से चुनाव हमारे देश में होते हैं, वो दुनिया में कहीं भी होने वाले चुनाव से कहीं अधिक विश्वसनीय है। मेरा आग्रह पॉलिटिकल पार्टी से सिर्फ इतना ही है कि इस चुनाव आयोग को, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है, उसको और मजबूत बनाने के लिए दिशा में काम करें, इलेक्शन रिफॉर्म को तेजी से लागू करें, अपने पॉलिटिकल जो उनके नफा नुकसान है उससे ऊपर बढ़कर इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन प्रक्रिया को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस तरह की भी रिफॉर्म की जरूरत है और जो अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं ने सरकार के पास भेजे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। लोगों का विश्वास बहुत 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 इलेक्शन और इलेक्शन प्रक्रिया के साथ, इलेक्शन आयोग के साथ है, और जिसका प्रमाण हमको हर चुनाव में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो मर्म की बात यह है कि हर राजनीतिक दल ये बताने की कोशिश करता है कि उसका दल से बड़ा हित देश के संदर्भ में रहता है, वह देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अगर वाकई ये सत्य है तो फिर समय आ गया है कि चुनाव सुधारों के संदर्भ में राजनीतिक दल रोड़ा बनने का काम ना करें बल्कि राह को साफ करने का काम करें। चुनाव आयोग ने जो सुधारों के संदर्भ में अपना आग्रह सरकार तक पहुंचाया है, उन सुधारों के संदर्भ में त्वरित फैसले लिए जाए, उन्हें क्रियान्वित किया जाए। देश आज़ादी के 75 साल के भीतर दुनिया के बीच में एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में सम्मान कमाया है। वो सम्मान और बढ़े, यह कोशिश हर राजनीतिक दल की होनी चाहिए। क्या राजनीतिक दल इस कोशिश के लिए तैयार होंगे, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इसी आग्रह के संदर्भ में कहता है कि जी में आता है कि दुनिया को बदलना चाहिए, कि जी में आता है कि दुनिया को बदलना चाहिए और अपने आप से मायूस हो जाता हूं मैं। गुलाम हुसैन साजिद ने जो कहा था वो चुनाव आयोग के सुधारों के संदर्भ में तो उम्मीद जगाता है, पर इस देश के राजनीतिक दल समय समय पर जो आचरण करते हैं वो मायूसी पैदा कर देते हैं, क्योंकि वह इन सुधारों के प्रति उतनी तत्परता नहीं दिखाते जितने अपनी बाकी हितों के संदर्भ में दिखाते हैं। क्या देश हित में दल हित का परित्याग करने के लिए इस देश के राजनीतिक दल तैयार होंगे, यह एक सवाल है जिसका उत्तर भविष्य में मिलेगा। हमें उस उत्तर का इंतजार है। अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।